अच्छा जी, एक एग्जांपल है या इसको आप प्रॉब्लम ले लें। प्रोग्राम इस तरह से है जी कि आपसे पूछा गया है कि राइट a Fortran program which will read and then n pairs of x y, पेयर को ऐसे लिखते हैं पैरेंथेसिस के अंदर वैल्यूज, फिट अ लीस्ट स्क्वायर लाइन। अगली बात वो ये कह रहे हैं fit a least square line y equal to mx plus c to the data। कौन सा डेटा? जो आपने इनपुट करवाया होगा उसकी बात कर रहे हैं। एंड प्रिंट द वैल्यू ऑफ m and c। the values of m and c और गिवन आपको ये है, इसमें m is equal to summation xy minus summation x एंड y एवरेज। ये ऊपर जब मैं बार डाल रहा हूँ तो इसका मतलब है मैं एवरेज की बात कर रहा हूँ, डिवाइडेड बाय समेशन x स्क्वायर माइनस समेशन x इनटू x बार एंड c इज इक्वल टू y बार माइनस mx बार। तो ये सिंपल सा एक फोरट्रान का प्रोग्राम है जो आपके सामने मैंने लिखा कि इसमें आपने ये बताया करना क्या है कि एक ऐसा फोरट्रान प्रोग्राम लिखना है जो n को रीड करे एंड n पेयर्स ऑफ वैल्यूज यानी x y की n वैल्यूज को रीड करे। फिर अगली बात है कि फिट अ लीस्ट स्क्वायर लाइन y इक्वल टू mx प्लस c। जो डेटा आपने रीड किया होगा, रीड करवाया होगा, उस पे ये जो लाइन है ये फिट हो और आपने फिर m और c की जो वैल्यूज़ हैं उनको प्रिंट करवाना है। तो m इस तरह से कैलकुलेट होगा और c ये जो नीचे वाला फार्मूला है इससे कैलकुलेट होगा। अब अगर आप इन दो एक्सप्रेशंस पे गौर करें तो आपको यहाँ से डिफरेंट
टाइप्स के ऑपरेशन नज़र आएंगे इसमें। फॉर एग्जांपल आपको x और y के ऊपर बार नज़र आ रही है, इसका मतलब ये हुआ कि आपने x की भी एवरेज लेनी है और y की भी एवरेज लेनी है। ठीक है, तो एवरेज लेने का तरीका आपको पता है क्या होता है कि अगर आप x की n वैल्यूज प्रोवाइड कर रहे हैं तो आप उन सारी वैल्यूज का सम लेंगे और डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज कर देंगे। ऐसे ही अगर आपने y की एवरेज लेनी है तो इसका मतलब है कि y की जितनी भी वैल्यूज आपने रीड करवाई हैं उन सब वैल्यूज का सम डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज। इस तरह से आप इसको इनकी एवरेज निकाल लेंगे। फिर देखें समिशन है x के ऊपर, समिशन है एक्स वाई के ऊपर। तो एक्स वाई के ऊपर जो समिशन है इसका मतलब है कि हर पेयर के लिए जो एक्स वाई का एक पेयर बनता है n पेयर्स हैं, तो आपने हर पेयर का आपस में प्रोडक्ट लेना है एक्स और वाई की वैल्यूज का और फिर सब का सम ले लेना है। ऐसे ही एक्स की जितनी भी वैल्यूज हैं आपने उनका स्क्वायर लेना है और फिर उन सबको आपस में प्लस कर देना है, उनका सम ले लेना है। और सी में अगर आप देखें तो एक्स एवरेज है, वाई एवरेज है और एन की जो वैल्यू ऊपर वाले एक्सप्रेशन से कैलकुलेट हुई होगी वो यहाँ नीचे पुट हो जाएगी। तो ये सिंपल सा एक प्रॉब्लम है। तो मेरा ख्याल है कि आप सारे इसको खुद से भी इसके लिए फोर्ट्रान का प्रोग्राम लिख सकते हैं। क्या ख्याल है आपका? हाँ जी, प्रॉब्लम स्टेटमेंट सबको समझ आ गई? जब कोई नहीं बोल रहा तो इसका क्या मतलब समझूं मैं? यस सर। यस सर। ये बोल रहा मतलब सर आप खुद। हाँ जी बोलें। सर आप खुद करा देनी। तो मैं जब कोई बात पूछता हूँ तो मुझे जल्दी उसका रिस्पांस दिया करें। जी सर। ओके सर। सोल्यूशन इसका देख लें। सबसे पहले तो हम टाइप डिक्लेरेशन कर लेते हैं फर्स्ट स्टेप में। रियल आप एक्स वाई की वैल्यूज देंगे, उसके बाद सम ऑफ एक्स होगा, तमाम एक्स को आप प्लस करेंगे, सम ऑफ वाई उनको मैं सम वाई से शो कर देता हूँ, जो समीशन एक्स वाई है उसको मैं सम एक्स वाई से रिप्रेजेंट कर लेता हूँ। ठीक है जी, जो एक्स स्क्वायर है उसको मैं सम एक्स टू से रिप्रेजेंट कर देता हूँ, एक्स की एवरेज है उसको मैं एक्स ए वी जी से रिप्रेजेंट कर देता हूँ। इस तरह से जो y की एवरेज है उसको मैं y ए वी जी से रिप्रेजेंट कर देता हूँ। और फिर आपने m फाइंड करना है, c फाइंड करना है। आपका जो एक्सप्रेशंस आपके पीछे दिए हुए थे उनमें जितने भी पैरामीटर्स है सारे के सारे हमने यहाँ डिफाइन कर दिए। उनकी जो टाइप हमने डिक्लेयर की है वो रियल की है, इसका मतलब है ये सारे के सारे रियल होंगे। एक्स वाई समीशन एक्स को मैंने सम ऑफ एक्स लिख दिया, समीशन वाई को मैंने सम ऑफ वाई लिख दिया, समीशन एक्स वाई जहाँ पे था उसको सम ऑफ एक्स वाई कह दिया। अब इनिशियल वैल्यूज इन सारे सम की हम 0 दे देते हैं। तो सबसे पहले तो आप रीड करवा दें वो जो उसने कहा हुआ है, पूछा हुआ है आपसे कि आप क्या करें, रीड एन करवाएं। तो रीड कामा एन। इसके बाद आप इन सब को देख लें, सम ऑफ एक्स इक्वल टू 0.0, ये इनिशियल वैल्यू है इसकी, ठीक है ना। सम ऑफ वाई इक्वल टू 0.0, सम ऑफ एक्स वाई इक्वल टू 0.0, सम ऑफ एक्स टू इक्वल टू 0.0। तो मैंने इनिशियली इन सब को 0 रख दिया। अब जब ये प्लस होते जाएंगे तो जाहिर सी बात है वैल्यू चेंज होती जाएगी। तो सम ऑफ एक्स इक्वल टू 0.0 का ये मतलब है कि आपने एक वेरिएबल
सम ऑफ एक्स डिफाइन किया। तो जब आपने उसको डिफाइन किया तो क्या हुआ कि जो मेमोरी है उसमें एक लोकेशन रिजर्व हो गई और उस लोकेशन का जो नाम रखा गया वहाँ पे वो सम ऑफ एक्स रखा गया। अब जैसे ही आप 0.0 वैल्यू लिखते हैं तो ये 0.0 वैल्यू असाइन हो जाएगी सम ऑफ एक्स के, जो इसकी जो मेमोरी लोकेशन है उसको असाइन हो जाएगी, वहाँ पे ये वैल्यू स्टोर हो जाएगी। अब जब आगे चल के सम ऑफ एक्स की कोई नई वैल्यू आएगी तो ये 0.0 वाली वैल्यू रिप्लेस हो जाएगी उस नई वैल्यू के साथ। फिर कोई तीसरी आती है तो दूसरी वाली भी रिप्लेस हो जाएगी। तो आपको मैंने बताया था कि मैथमेटिक्स में जब आप इस तरह के एक्सप्रेशन लिखते हैं कि दरमियान में इक्वल हो और लेफ्ट और राइट साइड पे दो डिफरेंट क्वांटिटीज हो, फॉर एग्जांपल x इक्वल टू 5 हो, x इक्वल टू 7 हो, या कोई एक्सप्रेशन हो एक साइड पे दूसरी साइड पे भी एक्सप्रेशन हो, तो मैथमेटिक्स में उसका मतलब ये होता है कि ये दोनों साइड्स एक दूसरे के इक्वल हैं। जो रिजल्ट राइट हैंड साइड का वही लेफ्ट साइड का। फोरट्रॉन में इसका ये मतलब नहीं होता। फोरट्रॉन में इसका क्या मतलब होता है? फोरट्रॉन में इसका मतलब होता है कि लेफ्ट हैंड साइड वाली वैल्यू असाइन हो रही है राइट हैंड साइड वाली वैल्यू असाइन हो रही है लेफ्ट हैंड साइड वाले वेरिएबल को, और जब भी कोई नई वैल्यू आएगी यहाँ पे तो पहले वाली वैल्यू रिप्लेस हो जाएगी न्यू वैल्यू के साथ। तो इस तरह मैंने जो इनिशियल वैल्यूज थी इन सम वाली टर्म्स की वो सब मैंने 0 0 लगा दी। अब आप आगे चले। अब इनका सम कैसे निकलता है? आपको पता है कि हर दफ़ा वो रिपीट होता है, और कितनी वैल्यूज़ के लिए हमने इसका सम लिखना है? n वैल्यूज़ हमारे पास। तो मैं यहाँ पे डू लूप लगा देता हूँ, डू 100 एंड i इक्वल टू 1 to n वैल्यूज़ के लिए। अब आप x y को रीड करवा दें, रीड स्टेरे कामा x y, कितनी वैल्यूज़ x y की रीड करवानी है? n वैल्यूज़। तो आपको लूप देख के ही पता चल रहा है कि 1 to n है, तो ये n टाइम लूप आपका एग्जीक्यूट करेगा। सो सम ऑफ x क्या हो जाएगा? सम ऑफ x इक्वल टू सम ऑफ x प्लस x। ऐसे ही सम ऑफ y क्या हो जाएगा? सम ऑफ y प्लस y। ठीक है, सम ऑफ एक्स वाई क्या हो जाएगा? सम ऑफ एक्स वाई प्लस एक्स मल्टीप्लाई बाई वाई। एक्स वाई का मतलब एक्स मल्टीप्लाई बाई वाई है। ऐसे ही सम ऑफ एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा? सम ऑफ एक्स टू प्लस एक्स का स्क्वायर, एक्स डबल स्क्वायर 2। तब आप देखें ये सारे के सारे सम आ जाएंगे। जब आपका I1 होगा तो आपसे वो x और y की वैल्यूज़ मांगेगा। आप x और y की वैल्यू उसको जैसे ही देंगे तो नीचे आएगा सम ऑफ x की इनिशियल वैल्यू 0 है प्लस x की जो वैल्यू भी आपने एंटर की होगी वो आ जाएगी। फिर नीचे आ जाए इस तरह से y के लिए, ऐसे ही x y के लिए, ऐसे ही x स्क्वायर के लिए। तो इस तरह से फिर दोबारा जब I2 होगा फिर आप x y की वैल्यूज़ एंटर करेंगे, दोबारा से ये सम हो जाएगा। फिर I जब 3 होगा दोबारा से एक्स वाई की वैल्यूज़ आपको एंटर करनी पड़ेगी। पहली दो वैल्यूज़ के लिए जो भी सम निकला होगा, अब जो आप नई वैल्यू एंटर करेंगे वो उन वैल्यूज़ के सम से प्लस हो जाएगी। तो ऐसे ही हर दफ़ा जब आप नई वैल्यू x की और नई वैल्यू y की इनपुट देंगे उसको, तो उससे पहले वाली जितनी वैल्यूज़ आप एंटर कर चुके होंगे उनका जो भी सम आया होगा तो ये नई वैल्यूज़ उनमें प्लस हो जाएंगी। इस तरह से जब आपका i अपनी टर्मिनल वैल्यू को अप्रोच कर जाएगा तो फिर क्या होगा कि इन सब के सम सारी वैल्यूज़ के लिए कैलकुलेट हो जाएंगे और लूप आपका
टर्मिनेट हो जाएगा। और अब मैं इस लूप को क्लोज करना है तो यहाँ मैं लिख देता हूँ 100 कंटिन्यू। ये मैंने जो लूप लगाया था यहाँ से लेकर यहाँ तक ये क्लोज हो गया। तो इस लूप ने मुझे क्या दिया? इस लूप ने मुझे वो सारी के सारे टर्म्स जो यहाँ पे आ रही हैं, देख लें इसमें ये वाली, उसने मुझे कौन कौन सी वहाँ पे दे दी है वैल्यूज। समीशन एक्स दे दिया जिसको मैंने वहाँ सम एक्स कहा था, समीशन ऑफ एक्स वाई दे दिया जिसको वहाँ मैंने सम ऑफ एक्स वाई कहा हुआ है। उसने मुझे समीशन एक्स दे दिया है, उसने मुझे समीशन एक्स स्क्वायर दे दिया है जिसको मैंने सम ऑफ एक्स टू कहा हुआ है। तो ये वैल्यूज अब मैं वहाँ कैलकुलेट कर चुका हूँ। एक स्टेप और आगे जाऊँ तो अब मुझे अभी भी m कैलकुलेट करने के लिए x बार y बार चाहिए, मतलब x की वैल्यूज का एवरेज और y की वैल्यूज का एवरेज चाहिए। अब मैं वो कैलकुलेट करता हूँ। x एवरेज को आपने शो किया हुआ है x AVG से, तो ये किसके बराबर होता है? सम ऑफ x की सारी वैल्यूज का सम डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज n। इसी तरह से जो y वाला है y एवरेज, ये हो जाएगा सम ऑफ y डिवाइडेड बाय n। तो अब आपने सब कुछ कैलकुलेट कर लिया जो कुछ आपको उस इक्वेशन के लिए या उस एक्सप्रेशन के लिए चाहिए। अब वो एक्सप्रेशन लिख लें, m इक्वल टू सम ऑफ एक्स वाई माइनस सम ऑफ एक्स मल्टीप्लाई बाय वाई एवरेज ये क्लोज। और डिवाइडेड बाय क्या है नीचे इसके, सम ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ एक्स मल्टीप्लाई बाय एक्स एवरेज, और ये क्लोज। ये आ गया। और c किसके बराबर होगा? c का एक्सप्रेशन भी आप लिख लें, ये होगा y एवरेज माइनस m मल्टीप्लाई बाई x एवरेज। देन प्रिंट, अगली जो आखिरी बात बताई गई है वहाँ पे कि आप m और c की वैल्यूज़ को प्रिंट कर दें और आप प्रोग्राम को टर्मिनेट कर दें। ये है। मैं इधर आपके पास यहाँ पे ना इधर मैं क्या कर देता हूँ, इधर मैं वो एक्सप्रेशन लिख देता हूँ ताकि आपके सामने रहे। m इक्वल टू ये क्या था, समीशन ऑफ एक्स वाई माइनस समीशन ऑफ एक्स वाई एवरेज डिवाइडेड बाय समीशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस समीशन ऑफ एक्स इंटू एक्स एवरेज। एंड सी क्या था, वाई बार माइनस m एक्स बार।
ये एक्सप्रेशंस थे जी। तो इनको आप अगर आप देखें तो मैंने इस तरह से लिख दिया है। ये फर्स्ट हम देखें, ये वाली सम ऑफ एक्स वाई, तो ये आपको समीशन ऑफ एक्स वाई है, तो सम ऑफ एक्स वाई नजर आ रहे हैं। दूसरी टर्म देखें, समीशन ऑफ एक्स, तो इसको सम ऑफ एक्स से हमने लिखा। मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई वाई एवरेज, तो ये वाई एवरेज आ गई, डिवाइडेड बाय समीशन ऑफ एक्स स्क्वायर, ये सम ऑफ एक्स टू, इसको मैंने लिखा। फिर माइनस समीशन ऑफ एक्स माइनस सम ऑफ एक्स, और फिर एक्स बार है तो ये एक्स एवरेज है। ये इसको मैंने उस फॉर्म में लिख दिया है। और इसमें आ जाए तो वाई एवरेज है तो ये वाई एवरेज है लिख दिया, एक्स एवरेज है तो ये एक्स एवरेज लिख दिया, और एम की जगह ये वाली एम की वैल्यू मैंने। अब आप अपनी मर्जी से सीक्वेंस चेंज नहीं कर सकते। आपका दिल करे कि एम से पहले हम सी को कैलकुलेट करवाना चाहते हैं, तो चूंकि सी के अंदर एम की इंफॉर्मेशन यूज़ होंगी, एम की वैल्यू यूज़ होगी, तो सी कैलकुलेट होने के लिए आपके पास इससे पहले स्टेप्स में वाई एवरेज भी कैलकुलेट हो जाना चाहिए, एक्स एवरेज भी कैलकुलेट हो जानी चाहिए, और एम की वैल्यू भी कैलकुलेट हो जानी चाहिए। तो हमेशा आपने सीक्वेंस को फॉलो करना है, ठीक है। अगर कभी आप कोई प्रोग्राम लिख लें, आपको लगे इसमें कोई मिस्टेक नहीं है, जो चीज़ें पूछी हुई हैं हमने सारी की सारी लिख ली हैं, लेकिन उसके बावजूद आउटपुट ना आ रही हो, तो इसका मतलब आपने हो सकता है कि लिखते हुए जो सीक्वेंस है क्वेश्चंस का वो फॉलो ना किया हो। तो आप फिर अपने सोर्स कोड में जाएंगे, वहाँ जाके आप हर एक स्टेप को अलग अलग से चेक करेंगे, देखेंगे कि नेक्स्ट स्टेप में जो कैलकुलेशंस आपने करनी है उसके अंदर जितने वेरिएबल्स या डेटा यूज़ होना है वो उस एक्सप्रेशन से पहले पहले जो स्टेप्स हैं वहाँ आपको हर हालत में वो मेंशन करने हैं। अगर वो होंगे तो वो सीक्वेंस में डेटा को उठाएगा, वहाँ पुट करेगा, उसको एग्जीक्यूट करेगा, जो भी सोल्यूशन आएगा उसको निकाल के स्क्रीन के ऊपर आपको शो कर देगा। लेकिन अगर इसमें वो वैल्यूज पीछे वाली कैलकुलेट नहीं हुई होंगी, बेशक आपका सिंटैक्स ठीक हो, लेकिन कभी भी प्रोग्राम सक्सेसफुली एग्जीक्यूट नहीं कर सकेगा। और अगर एग्जीक्यूशन नहीं होगी तो आप जो आउटपुट निकालना चाह रहे हैं वो आपको कभी भी नहीं मिल सकेगी। तो ये एक सिंपल सी एक प्रॉब्लम थी जो मैंने आपको करवा दिया। अब हम एक स्टेप और फॉरवर्ड जाते हैं, और अब हम कुछ और वेरिएबल्स हैं, टाइप्स हैं, जिनको डिफाइन करते हैं। दैट आर सब स्क्रिप्टेड वेरिएबल्स। सब स्क्रिप्टेड वेरिएबल्स। अच्छा, अब आपने देखा है कि बहुत ज़्यादा हम रोज़ का रो वेक्टर या जो कॉलम वेक्टर्स होते हैं और जो मैट्रिसेस होते हैं कैलकुलेशन में हम इनका यूज़ करते हैं, ठीक है। डेली लाइफ में बहुत सारी आपको मैथमेटिकल प्रॉब्लम से वास्ता पड़ता है कि जिनकी कैलकुलेशंस आप कैसे करते हैं कि उनमें रो वेक्टर होता है, रो कॉलम है या मैट्रिसेस है। रो वेक्टर का क्या मतलब है, आप देखें कि अगर आपके पास आप कोई एक वेरिएबल ए डिफाइन कर देते हैं, उसकी कोई वैल्यू देते हैं, तो अब उस एक वेरिएबल के अगेंस्ट एक ही वैल्यू है आपकी, सिंगल कंपोनेंट है, तो ये स्केलर क्वांटिटी कहलाएगी या ये स्केलर वेरिएबल कहलाएगा। जी कोई क्वेश्चन है? कोई बोला था, कोई क्वेश्चन पूछ रहे हैं?
कौन बोल रहा है? इस्लाम, कोई क्वेश्चन है आपका? ओके, तो मैं क्या कह रहा था आपसे कि एक वेरिएबल के अगेंस्ट एक ही वैल्यू है, तो ये आपका स्केलर वेरिएबल है। लेकिन वेक्टर्स में आप देखते हैं कि सिंगल वेरिएबल एक से ज़्यादा वैल्यूज़ को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। जैसे अगर आपका कोई वेक्टर है और उसके 3 कंपोनेंट्स हैं, ठीक है, तो मेन वेक्टर तो आपका एक ही है, आगे उसके 3 डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं, तो उनकी 3 डिफरेंट वैल्यूज़ होंगी। तो इस तरह से आपको रो वेक्टर्स, कॉलम वेक्टर्स और मैट्रिसेस से डेली लाइफ में वास्ता पड़ता है। तो उनके लिए फिर हम क्या करते हैं कि सबस्क्रिप्ट यूज़ करते हैं। तो जैसे मैं आपको अगर इसकी एग्जांपल दूं कि कोई आपके पास एक वेक्टर है, आप उसको ऐसे लिखते हैं जी कि A1, A2, A3 up to so on A10। तब आपके पास एक वेक्टर A है और उसकी 10 डिफरेंट वैल्यूज़ हैं, और आपने हर वैल्यू को दूसरी से सेपरेट करने के लिए आपने सबस्क्रिप्ट को यूज़ कर दिया। आपने सबस्क्रिप्ट यूज़ किए A1, A2, A3 अप टू सो ऑन A10। तो इस तरह के जो वेरिएबल्स होते हैं, इनको हम सबस्क्रिप्टेड वेरिएबल्स का नाम देते हैं। अब ये तो मैथमेटिक्स में ये तरीका है लिखने का। ए सबस्क्रिप्ट में आपने 1 लिख दिया, फिर आपने सबस्क्रिप्ट में 2 लिख दिया, फिर 3 लिख दिया, अप टू सो ऑन, फिर आपने 10 लिख दिया। फोर्ट्रान में प्रोग्रामिंग जब आप करेंगे, आप देखेंगे वहाँ पे सबस्क्रिप्ट या सुपरस्क्रिप्ट नहीं होते फोर्ट्रान के अंदर, ठीक है। आपने जो भी लिखना है तो एक रो में लिखना होता है। तो वहाँ पर हम इसको ऐसे लिखते हैं, लिखने का ये तरीका होता है इनको सबस्क्रिप्ट वेरिएबल को। अगर मैं A1 को लिखूं तो मैं लिखूंगा A1, फिर मैं लिखूंगा A2, फिर है इसके बाद इसी तरह से है A3, A डालें और ये 3 अप टू सो ऑन एंड A10। तो अब अगर आप मैथ में लिखते हैं सबस्क्रिप्टेड वेरिएबल्स, तो आप सबस्क्रिप्ट में 1, 2, 3 अप टू सो ऑन लिखते हैं। लेकिन अगर आप उन्हीं सबस्क्रिप्टेड वेरिएबल्स को फोर्ट्रान में लिखेंगे तो आप इस तरह से लिखेंगे A और फिर आगे 1 इन पैरेंथेसिस, A फिर 2, A 3 अप टू सो ऑन, और जितने भी आपके पास वेरिएबल्स हैं आप उन सबको ऐसे लिख लेंगे, ठीक है। तो जर्नल आप अगर कोई xi लिखते हैं, फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूँ xi, तो मैथ में इसका मतलब होता है कि ith कंपोनेंट ऑफ द वेरिएबल x, उसका ith कंपोनेंट है। और अगर आप इसको फोर्ट्रान में लिखेंगे तो उसको आप लिखेंगे xi यूं, ith कंपोनेंट। फॉर एग्जांपल मैं आपसे कहता हूँ कि थर्ड कंपोनेंट ऑफ वेक्टर a, तो आप उसको मैथ में x3 लिखेंगे ना, और जब फोर्ट्रान में लिखेंगे तो आप उसको x और पैरेंथेसिस डाल के 3 लिखेंगे। इसी तरह से अगर आपने कोई मैट्रिक्स लिखना हो, मैट्रिक्स को लिखते हैं Cij, इसमें 2 सबस्क्रिप्ट आप लिखते हैं। और अगर आपने इसी को फोर्ट्रान में लिखना हो तो आप लिखते हैं Ci, तो इसमें ये जो फर्स्ट सबस्क्रिप्ट होता है ये आपके रो के एलिमेंट को शो करता है, और सेकंड वाला कॉलम के एलिमेंट को शो करता है। तो Cij का मतलब है कि जो ith एलिमेंट ऑफ रो एंड j मीन्स jth एलिमेंट ऑफ रो ऑफ द कॉलम, ठीक है। तो C का ith रो में जो एलिमेंट आ रहा है और जो jth पोजीशन पे कॉलम में जो एलिमेंट आ रहा है तो उसको हम Cij से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये इनको लिखने का तरीका होता है।
अब मैथ इसमें फोर्ट्रान में सबसे पहले आप एक स्टेटमेंट है दैट इज डायमेंशन स्टेटमेंट, आप उसमें डिक्लेयर करते हैं अपने वेरिएबल्स को या उनकी जो स्पेस होती है उसको आप उसको स्पेसिफाई करते हैं, आप डिक्लेयर करते हैं पहले। और क्या फॉर्मेट है उसका, सिंपल यूँ लिखते हैं हम डायमेंशन x10, ये आपने लिख दिया डायमेंशन x10। तो डायमेंशन x10 का मतलब है डायमेंशन स्टेटमेंट ये बताती है कि जो मेमोरी है उसमें कितनी लोकेशंस इस वेरिएबल के लिए रिजर्व रखनी है। तो x10 का मतलब क्या हुआ कि आपने ये बता दिया कि आप एक वेरिएबल x डिफाइन कर रहे हैं जिसके लिए 10 मेमोरी लोकेशंस रिजर्व कर दे। तो जैसे ही आप डायमेंशन और x10 लिखेंगे तो मेमोरी के अंदर 10 लोकेशंस रिजर्व हो जाएंगी x के लिए, मतलब आप x की 10 वैल्यूज वहाँ पे पुट कर सकते हैं। तो कौन सी 10 पुट कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल x1 x2 x3 और ये x10 तक, तो ये कोई सी 10 वैल्यूज आप x की दे सकते हैं। तो ये अपनी अपनी मेमोरी लोकेशन जो पहले से रिजर्व हो चुकी होगी वहाँ जाके ये स्टोर हो जाएंगे। ठीक है, इसमें इस बात का आपको ख्याल रखना पड़ता है कि जितनी मेमोरी लोकेशंस आपने रिजर्व की हैं, कैसे की हैं, जो आपने स्पेसिफाई कर दी, जो डिक्लेयर कर दी डायमेंशन स्टेटमेंट्स में, तो आप उस वेरिएबल को उतनी ही वैल्यूज प्रोवाइड कर सकते हैं। मतलब x की 10 मेमोरी लोकेशन रिजर्व हो गई हैं। अब अगर आप x की 11, 12, 13 इनमें से इतनी वैल्यूज अगर आप देंगे तो आपका कंपाइलर एरर शो करेगा और वो इंडिकेट करेगा कि इसमें ओवरफ्लो हो गया है या कोई और इस तरह का मैसेज आएगा, जिससे आपको ये अंदाज़ा हो जाएगा कि इशू क्या आ रहा है, कि हमने मेमोरी लोकेशंस तो कम रिजर्व की थी और हम जो वैल्यूज एंटर कर रहे हैं वो ज़्यादा है। तो इस तरह से फिर आप जाके पहले उनको क्या करेंगे, रिमूव करेंगे आप इस एरर को। तो आमतौर पे आपको इनिशियल या स्टार्टिंग और एंडिंग रेंज जो होती है ना वो देनी पड़ती है। मैं इसकी आपको अगर एग्जांपल यहाँ लिख के बताऊँ, ये इस तरह से है। फॉर एग्जांपल है इंटीजर टोकन -5 to 5, एक वेरिएबल टोकन, और आपने उसको इंटीजर टाइप डिक्लेरेशन स्टेटमेंट में आपने उसको डिक्लेयर कर दिया कि ये इंटीजर है, और जो वैल्यूज आप एंटर करेंगे उसकी रेंज आपने बता दी कि फ्रॉम -5 to +5। तो टोटल 11 वैल्यूज अब आप इस वेरिएबल में स्टोर कर सकते हैं। -5 to 5 अगर आप देखें स्टार्टिंग और एंड वाली वैल्यूज को मिला के, तो चूँकि इनके दरमियान में 0 भी आएगा तो ये टोटल 11 वैल्यूज हो जाएंगी, जो आप स्टोर कर सकते हैं। अब ऊपर फर्स्ट वाली जो ये वाली मैंने स्टेटमेंट लिखी, इसमें मैंने डायमेंशन स्टेटमेंट यूज़ की है, जो साइज़ है वेरिएबल का वो डिक्लेयर करने के लिए। और उससे नीचे वाली अगर आप देखें तो यहाँ मैंने डायमेंशन स्टेटमेंट यूज़ नहीं की। तो असल में ये हुआ क्या है कि दो स्टेटमेंट्स को कंबाइन करके हमने इंटीजर टोकन -5 to 5 लिख दी है। अगर हम उन स्टेटमेंट्स को अलग अलग लिखें तो ऐसे लिखेंगे, अलग अलग ऐसे लिखेंगे, डायमेंशन टोकन -5 to 5, और फिर मैं यहाँ इसकी टाइप डिक्लेयर कर दूँ कि ये टोकन है क्या, टोकन इज इंटीजर वेरिएबल दिस वन। ठीक है जी।
अगर मैं इन दोनों को कंबाइन करके लिखूं, इन दोनों को, ये तो ऐसे लिख सकता हूं मैं, इंटीजर एक ही स्टेटमेंट में लिखना चाहूँगा, टोकन -5 to 5। अब ये मैंने डायमेंशन यहाँ लिखा नहीं है, लेकिन इसके लिए अंडरस्टूड होगा कि ये टोकन -5 to 5 लिखने का मेरा मतलब क्या है कि मैं मेमोरी लोकेशंस को रिजर्व कर रहा हूँ -5 से 5 तक 11 वैल्यूज़ के लिए, और पीछे इंटीजर लेके मैं बता रहा हूँ कि टोकन इज द इंटीजर वेरिएबल। ठीक है, कोई बात किसी को पूछनी होगा? नो सर। जी ठीक है। अब आप अगली बात, तो फर्स्ट स्टेप तो हमारा आ गया कि हमने सब स्क्रिप्टेड वेरिएबल्स को हमने डिस्कस कर दिया। अब अगर आप अपने माइंड को थोड़ा सा पीछे लेके जाएं, तो स्टार्ट के जो लेक्चर थे, जो सीक्वेंस मैंने वहाँ फॉलो किया था वही मैं यहाँ करूँगा। वहाँ आपने देखा कि मैंने फर्स्ट स्टेप में वेरिएबल्स और कांस्टेंट्स को डिफाइन किया था। देन आगे चल के मैंने ये बताया था आपको कि आप इनपुट और आउटपुट स्टेटमेंट कैसे लिखेंगे, कि अगर आपने डेटा प्रोवाइड करना है तो आप इनपुट स्टेटमेंट लिखेंगे, और अगर आपने एग्जीक्यूशन के बाद रिजल्ट को डिस्प्ले करवाना है तो आप आउटपुट स्टेटमेंट लिखेंगे। ठीक है, वो आम वेरिएबल थे, स्केलर वेरिएबल्स। अब मैं वेक्टर वेरिएबल्स की बात कर रहा हूँ। अब मैं अरेज की बात कर रहा हूँ। इसको अरे कहते हैं, ये जो 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 इस तरह से जो हम लिखते हैं ना वेरिएबल्स को, सब स्क्रिप्टेड वेरिएबल्स को। अब इनमें आप इनपुट आउटपुट कैसे देंगे? अब आप इसको देखें, यहाँ एक वैल्यू तो होती नहीं है। जैसे आपने टोकन है, अगर आपका ये स्केलर वेरिएबल होता तो आप जस्ट लिख लेते हैं रीड एस्टेरिक कामा टोकन, बस बात खत्म। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ तो टोकन की आपने 11 वैल्यूज देनी है। तो यहाँ सिंपल रीड एस्टेरिक कामा टोकन आप नहीं लिख सकते। तो फिर कैसे लिखेंगे जब हम सब स्क्रिप्टेड वेरिएबल को यूज करेंगे? अरे इनपुट एंड आउटपुट। ठीक है, इसमें हम लूप्स यूज करते हैं, डू फॉर और व्हाइल लूप। फॉर एग्जांपल डू 100 i equal to 1 to 10 एंड 100। यहाँ मैं पीछे लिख देता हूँ रीड एस्टेरिक कामा एंड देन x ऑफ i। और फिर यहाँ जो भी स्टेटमेंट्स होंगी ये एग्जीक्यूट होंगी। नेक्स्ट चल के आप कहते हैं कि हमें आउटपुट भी देनी है, तो फिर आप एक और डू लगा लें, डू 200 i इक्वल टू 1 to 10, और 200 में आप क्या करते हैं प्रिंट ये तरीका है इनपुट और आउटपुट देने का। देखें आप कितनी वैल्यूज x की रीड कराएंगे, 10 वैल्यूज। जब आपका लूप चलेगा, लूप देखें ये स्टेटमेंट आपको कंफ्यूज ना कर देगी। मैं इसको ऐसे भी लिख के आपको बता देता हूँ। आप इसमें रीड करवाएं स्टेरिक कामा xi देन 100 कंटिन्यू। तो ये जो मैंने ये लिखी है ना, ये वाली स्टेटमेंट, ये और ये एक जैसी है। और फिर नीचे इसको अगर आप अलग से लिखना चाहें कि डू 200 i इक्वल टू 1 to 10, देन प्रिंट आप यहाँ लिख लें
और फिर क्या करते हैं 200 कंटिन्यू। तो ये आप इसको डिफरेंट वेज से लिख सकते हैं, जो आपके लिए कन्वीनियंट हो, जो आपको पसंद हो इन स्टाइल आप उसमें लिखें। ठीक है, तो देखें मैं इसी को एक्सप्लेन कर देता हूँ। क्या होगा जब आई की वैल्यू 1 होगी, कंट्रोल नीचे आएगा तो रीड x1, तो आपसे स्क्रीन के ऊपर जैसे आप जब ओपन करते हैं ना, जो ब्लैक स्क्रीन आती है एग्जीक्यूट करते हुए, तो कर्सर ब्लिंक होता हुआ आपको नज़र आएगा। तो आप x1 एक वैल्यू को पुट करेंगे x1 की, नीचे आएगा कंट्रोल 100 कंटिन्यू, तो फिर वापस ऊपर चला जाएगा 2 पे, आई की नई वैल्यू 2 हो जाएगी, कंट्रोल नीचे आएगा रीड x2, अब आपसे x2 की वैल्यू मांगेगा, फिर x3 की मांगेगा, फिर x4 की मांगेगा, करते करते x10 तक आपको 10 वैल्यूज एंटर करनी पड़ेंगी इसकी। जैसे 10 एंटर हो जाएंगी फिर कंट्रोल ऊपर जाएगा, अब आई की वैल्यू 11 हो जाएगी। जब आई 11 होगा तो वो इसको एक्सीड कर जाएगा लिमिट को, तो कंट्रोल बाहर आएगा। अब आगे जाएं, तो अब आपने रीड में देखा कि 1 बाई 1 वैल्यू लेगा ये, पहले x1 की वैल्यू रीड कर आप उसको देंगे, फिर x2 की, फिर x3 की, अप टू सो ऑन एंड x10, और बिल्कुल सेम प्रोसीजर प्रिंट करते हुए भी ये फॉलो करेगा। आई की वैल्यू जब 1 होगी प्रिंट स्टेरिक कामा x1, तो ये x1 जो आपने ऊपर रीड करवाया होगा उस वैल्यू को उठा के ये प्रिंट करके आपको स्क्रीन पर देगा। फिर लूप ऊपर जाएगा, x2 वैल्यू होगी, x2 हो जाएगा तो x2 की वैल्यू वो प्रिंट करेगा, फिर x3, फिर x4, अप टू सो ऑन x10। तो जितनी वैल्यूज आपने ऊपर उसको रीड करवाई होंगी या आपने जो इनपुट दी होगी, उतनी ही वैल्यूज अब आपको स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले हो जाएंगी। तो ये तरीका है अरेज को की इनपुट और आउटपुट का। इज इट क्लियर? यस सर। सर एंड इनको इकट्ठा करेंगे जी, जो एंड जब करते हैं ना हम, तो एंड इनको इकट्ठा करेंगे ना पूरे 2 लूप के। तो आप एंड की बात कर रही हैं इसकी? जी हाँ जी, एंड डू आप नहीं लिखेंगे ना। जब आपने 100 कंटिन्यू कर दिया तो लूप का स्ट्रक्चर यहाँ तक क्लोज हो गया, इसका भी क्लोज हो गया। अब प्रोग्राम को आपने जब एंड करना है, उसका एंड तो एक ही होता है हमेशा प्रोग्राम का एंड। अगर आप 100 कंटिन्यू ना लिखते तो आप एंड डू कर दें, इसको एंड डू कर दें। तो ये डिफरेंट स्टाइल्स हैं लिखने के। 100 कंटिन्यू ओके के सर। बजाय आप एंड डू लिख दें, या आप 100 कंटिन्यू और एंड डू लिखें ही ना, ये जैसे लेफ्ट साइड पे ये लिखा हुआ है ये भी आप कर सकते हैं। तो ये मैं डिफरेंट वेज से आपको इसलिए चीज़ें बता रहा हूँ कि ताकि आप फेमिलियर हो जाएं कि किसी तरह का भी अगर आपको स्ट्रक्चर किसी जगह पे नज़र आता है तो आपके लिए वो अननोन ना हो, आपको पता हो कि ये ऐसे हो सकता है, ये ना हो कि आप सोचते रहें जी कि ये लिखा हुआ ही गलत है। ओके ओके सर। यस सर। ठीक है। अब मैं एक और स्टाइल आपको बताता हूँ जिसमें आप लिख सकते हैं इन वेरिएबल को, तो उसको कहते हैं दी इम्प्लाइड डू लूप। इम्प्लाइड इसका ये फॉर्मेट होता है, जैसे अगर आपने रीड करवाना है, रीड काउंट फॉर एग्जांपल आई, और ये इसमें स्टार्ट होता है ऐसे, एंड देन कामा आई इक्वल टू फॉर एग्जांपल ये है 1 to 5, क्या हो जाता है 1 to 5, ये आ गया। तो अब आप इसमें देखें कि ये जो वेरिएबल आपने यहाँ डिफाइन किया काउंट, काउंट इज अ वेरिएबल, काउंट ऑफ आई। अब ये रीड करवा रहा है काउंट आई को, तो इसकी कितनी वैल्यूज रीड करवाएगा ये डिपेंड करेगा कि इसके अंदर ये जो सब स्क्रिप्ट है इसकी क्या आपने रेंज दी है। तो आपने रेंज दे दी आई इक्वल टू 1 to 5,
तो एक दफ़ा काउंट 1 रीड होगा, फिर काउंट 2 होगा, फिर 3 होगा, फिर 4 होगा, फिर 5 होगा। तो आपने 5 वैल्यूज इसकी रीड करवानी है। अब ये आपसे जब तक आप 5 वैल्यूज एंटर नहीं कर देते उस वक्त तक आपका एक वैल्यू देने के बाद एंटर करेंगे तो अभी भी कर्सर आपको ब्लिंक करता हुआ नजर आएगा ब्लैक स्क्रीन पे। फिर दूसरी वैल्यू करें, फिर तीसरी करें, जब 5 की 5 कर लेंगे तो फिर आपका जो प्रोग्राम है उसकी एग्जीक्यूशन होगी, फिर वहां से आगे वो प्रोग्राम चलेगा। ठीक है। तो अगर यहाँ में काउंट की जगह अगर एक्स हो, फॉर एग्जांपल एक्स हो, शॉर्ट करते हैं नोट को, तो इस रीड कराने का क्या मतलब होगा? यह मतलब है, ये जो आपके सामने लिखा हुआ है x1 x2 x3 x4 एंड x5, मतलब आप ये वैल्यूज देंगे, x1 की वैल्यू देंगे, x2 की देंगे, x3 की देंगे, 4 की देंगे, 5 की देंगे। तो 5 वैल्यूज आपने रीड करवानी होंगी। अब आप देखें इसमें जो काउंटर है वो भी इसके अंदर ही होता है, जो काउंट करता है कि आपने कितने टाइम्स आपने वैल्यूज को रीड करवाना है। ठीक है। लेकिन अगर आप सिंपल डू यूज़ करेंगे अभी जैसे मैंने पहले किया है तो फिर आपको अलग अलग से ये स्टेटमेंट लिखनी पड़ती हैं। पहली स्टेटमेंट में आपने डू लूप लगाना है, फिर दूसरी में आपने उसको रीड करवाना है, फिर तीसरी में जाके उसको कंटिन्यू करवाना है। तो जो काम आप 3 डिफरेंट स्टेप्स में डू लूप लगा के करते हैं, इम्प्लाइड डू लूप में आप वही वाला सारा काम एक सिंगल स्टेटमेंट के थ्रू करवा देते हैं। ये जो आपके सामने मैंने ये लिखी हुई है इम्प्लाइड डू लूप की फॉर्म। इसी तरह से दो या दो से ज़्यादा इम्प्लाइड डू लूप आप एक ही स्टेटमेंट के अंदर लिख सकते हैं। जैसे कि आप ऐसे डालेंगे रीड, ये है, और मैं कहता हूँ AI है, AI वेयर I इक्वल टू 1 2 3। तो ये एक बार दूसरा मैं कहता हूँ BJ एंड J इक्वल टू 1 2 2। क्या आप एक्सपेक्ट करते हैं कि AI की ये जो फर्स्ट इम्प्लाइड डू लूप जब चलेगा ये वाला, तो क्या इनपुट आपको देनी पड़ेगी? अनीस तो रहमान, आप बताएं मुझे। अनीस, अनीस अपना माइक ऑन करो। यस सर। जी आप मुझे बताएं कि जब ये फर्स्ट वाला एम्प्लॉयड डू लूप एग्जीक्यूट होगा तो इस ये क्या मतलब है, इसका क्या वैल्यूज आप देंगे, इसका क्या मतलब है जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ? सर पहली 3 वैल्यूज देंगे इसमें। जी मुझे लिखवाएं जरा, क्या मतलब होगा? A1 यस A1 कामा A2 एंड A3। A3। शाबाश, वेरी गुड, बहुत अच्छे। अच्छा, आप मुझे ये बताएं कि जब दूसरा चलेगा, अफीफा मुश्ताक हैं? अफीफा,
अपना माइक जी ऑन सर। करें। जी आप बताइएगा मुझे कि जब ये सेकंड वाला, ये वाला जो एम्प्लॉय डू लूप है, इसमें क्या इनपुट्स आएंगी? जी बोले। हाँ आपकी आवाज नहीं आ रही, बताएं मुझे। आपको क्वेश्चन मेरा समझ आया मैं क्या पूछ रहा हूँ? नो सर। मैं ये पूछ रहा हूँ कि ये जो सेकंड एम्प्लॉय डू लूप है, ये वाला, ये दूसरा, तो इसमें किसकी वैल्यूज इनपुट्स होंगी? B1 B2। जी शाबाश, B1 और B2, वेरी गुड। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप दो एम्प्लॉय डू लूप इकट्ठे लिख सकते हैं एक स्टेटमेंट के अंदर, या दो से ज़्यादा भी आप लिख सकते हैं। तो इसमें आपने देखा कि 3 वैल्यूज पहले एम्प्लॉय डू लूप के लिए, 2 दूसरे के लिए, तो टोटल 5 वैल्यूज यहाँ पे रीड होंगी, और ये उनका इस तरह का जो है वो सोल्यूशन आ जाएगा। कोई मसला यहाँ तक? सर ये आई की वैल्यू नो देख के सर। इनपुट बताएंगे। जी क्या पूछ रहे हैं? ये सर आई की वैल्यू देख के इनपुट बताएंगे सर। आई की वैल्यू, आई की वैल्यू देख के सर इनपुट बताएंगे। आप देखें ना, इसमें ए आई है, और अब ये जितनी भी रेंज होगी इसकी, अगर तो मैं आई 1 to 5 कह दूंगा, तो इसका मतलब है कि एक दफ़ा लूप A1 के लिए, एक दफ़ा A2, A3, A4, A5, इस तरह से B, J है, और J की जो वैल्यूज़ हैं, तो जितनी उसकी रेंज आपने दी हुई है उतनी ही वैल्यूज़ यहाँ पे इधर आप पुट करते जाएं। आपके पास स्टार्टिंग वैल्यू भी होती है, आपके पास टर्मिनल वैल्यू या एंडिंग वैल्यू भी होती है। तो आप ये दोनों वैल्यूज जब आप यहाँ पे रखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि इनके दरमियान में कितने का वो है स्टेप साइज है। आप इसमें स्टेप साइज अपनी मर्जी से भी दे सकते हैं। जैसे मैंने आई 1 to 3 लिखा है, तो अब मैंने इनिशियल और फाइनल वैल्यूज बता दी हैं, रेंज बता दी है, लेकिन ये नहीं बताया कि इंक्रीमेंट कितना लगे, उसमें स्टेप साइज क्या होगा। तो वो खुद से जो डू लूप के रूल्स हैं उनको फॉलो करते हुए वो 1 का इंक्रीमेंट लगा देगा। लेकिन अगर मैं इसको ऐसे लिख देता, रीड और आई इक्वल टू 1 to 10 और 2, ये है। अब मुझे आप बताएं कि ए आई की कौन कौन सी वैल्यूज़ है जो जो आपने इनपुट देनी है। सबसे पहले आपने देनी है A1। अब इंक्रीमेंट 2 का है, तो अगली आपने A3 देनी है, फिर 2 का इंक्रीमेंट है, अगली आपने A5 देनी है, फिर आपने A7 देनी है, फिर A9 के लिए ये वैल्यूज आएंगी। अब जब 2 का इंक्रीमेंट लगेगा तो 9 के बाद 11 आ जाएगा, तो 11 चूँकि 10 को एक्सीड कर जाएगा तो ये लूप आपका टर्मिनेट हो जाएगा। तो अब आप देखें कितनी वैल्यूज आएंगी, ये वाली 2 और 4 और 5 वैल्यूज। अब वो आपसे पूछेगा कि आप इनको रीड करवाएं या आप इनको इनपुट करें। तो आप अपनी मर्जी से कोई सा भी स्टेप साइज दे सकते हैं, लेकिन याद रखना है अपने कि जिस तरह आपने डू लूप के केस में डिफरेंट सिचुएशंस को डिस्कस किया था कि अगर इनिशियल वैल्यू फाइनल से कम हो तो स्टेप साइज कैसा होना चाहिए, इनिशियल अगर फाइनल से ज़्यादा बड़ी वैल्यू हो तो स्टेप साइज क्या होना चाहिए, ठीक है।
और ये सारे के सारे रूल्स यहाँ इम्प्लाइड डू लूप में भी लगेंगे, क्योंकि है तो ये भी डू ही है, लेकिन इम्प्लाइड डू है मतलब उसी में आप वेरिएबल डिफाइन कर रहे हैं, वेरिएबल को रीड करवा रहे हैं, उसी में आप लूप लगा रहे हैं। तो ये सारे काम आप एक सिंगल स्टेटमेंट के थ्रू करवा रहे हैं। तो इसलिए ये सिंपल इम्प्लाइड डू लूप नहीं है, बल्कि सिंपल डू लूप नहीं है, बल्कि ये इम्प्लाइड डू लूप है। तो इसका ये जो फॉर्मेट है, ये सिंटैक्स है, ये है। अब इसमें एक प्रॉब्लम में मैं चले कल इसकी हम प्रॉब्लम्स को देखेंगे और फिर आगे हम चल के देखेंगे कि जो मैट्रिसेस होते हैं उनको कैसे डिफाइन करते हैं और कैसे लिखते हैं। तो अभी आज हम सिर्फ रो वेक्टर और कॉलम वेक्टर ये चीज़ें इन तक ही हम रहें। तो अभी हम वेक्टर से निकलकर जो हमारे मैट्रिसेस हैं उन तक नहीं पहुँचे। तो कल के लेक्चर में इसकी मैं आपको एक आध एग्जांपल करवाने के बाद फिर हम आगे जाएंगे कि अगर मैट्रिक्स हो तो आप उसको कैसे डिफाइन करेंगे, उसको कैसे लिखेंगे, और जो मैथमेटिकल ऑपरेशंस हैं मैट्रिसेस के ऊपर उनको कैसे परफॉर्म करेंगे हम इन फोर्ट्रान प्रोग्राम। तो अब अगर कोई किसी का क्वेश्चन है तो उसको हम देख लेते हैं इधर।